हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स विक्ट्री क्लासेस। तो हमने क्या है, अभी क्वांटम मैकेनिक्स का जो बेसिक पोर्शन होता है वो सारा कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वांटम सिस्टम स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वैसे तो हमने काफ़ी एग्जाम्पल प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिए हैं, थ्योरी हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। अगर कोई गेट आईआईटी जैम या इस तरह के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है जो अभी एक डेढ़ महीने में आने वाले हैं, और क्रैश कोर्स वैसे तो आ जाएगा हमारा, लेकिन हो सकता है एग्ज़ाम तक ना आ पाए, तो उससे पहले अगर कोई प्रैक्टिस करना चाहता है तो वो पीवाईक्यू ट्राई कर सकता है। ठीक है, थ्योरी हमने सारी कंप्लीट कर ली है, पीवाईक्यू हो जाएंगे। क्रैश कोर्स में हम वहाँ सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या कंसेप्ट के लिए, जो हायर कंसेप्ट है उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। तो अभी हम ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे बाउंड एंड अनबाउंड सिस्टम। तो सबसे पहले देखते हैं हम फ्री पार्टिकल। हमने ये डिस्कस किया हुआ है, फ्री पार्टिकल क्या होता है। एक ऐसा पार्टिकल जो ज़ीरो पोटेंशियल में हो। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल ज़ीरो पोटेंशियल में होएगा तो उसमें कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होगा। तो अगर इस पार्टिकल की हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना चाहें श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करके, तो देखो कैसे होगा। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर शाई, कोई भी इसका वेव फंक्शन है ये निकालेंगे हम, प्लस वी शाई, वी क्या है ज़ीरो, तो ये क्या आ गया ज़ीरो। ठीक है, पोटेंशियल ज़ीरो है, इज इक्वल टू हमारे पास आ गया ई शाई। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो ये होता है डेल स्क्वायर शाई इज इक्वल टू माइनस 2me अपॉन एच कट स्क्वायर शाई। ठीक है, तो अब ये इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, डेल स्क्वायर शाई प्लस 2me अपॉन एच कट स्क्वायर शाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, शायद यहाँ पर इसका वेव फंक्शन है जिसको हम अभी निकाल रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से। अब हमने अज्यूम कर लिया कि जो के स्क्वायर एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 2me अपॉन में एच कट स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने के स्क्वायर बोल दिया। तो ये क्या हो गया, डेल स्क्वायर शाय प्लस के स्क्वायर शाय इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता तो ये देखो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन होती है कोई भी, उसमें हम डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर को क्या लिखते हैं, डी स्क्वायर, कैपिटल डी स्क्वायर, और इसी तरह डी अपॉन डी एक्स को क्या लिख देते हैं, डी। ठीक है, अब हमारे पास मान लो ये इक्वेशन है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें क्या है, इसको तो हम डी स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर कोई डी अपॉन डी एक्स है नहीं, तो यहाँ पर बस एम पड़ा रहेगा, वाई निकल जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम, तो डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस आयोटा एम। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू ए ई टू द पावर आयोटा एम एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस आयोटा एम एक्स। ए और बी कोई कांस्टेंट है और ये इसके सॉल्यूशंस आ गए। इसी तरह अगर यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होता, सेम तरीके से सॉल्व करना था, डी के जो सॉल्यूशंस आते वो क्या आता, वो होता प्लस माइनस एम, मतलब रियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या आ जाता वाई का, ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस एम एक्स। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देख लो अगर किसी को नहीं आइडिया, डिफरेंशियल इक्वेशन ढंग से नहीं पड़ी हुई, कि हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में सिर्फ इसी तरह की इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो बस ये दो देख लो आप। ठीक है, इसको पॉज करके नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर ये इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर। तो डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस आयोटा के। तो अगर डी की ये आ गई तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे इसे, हमारा जो साई सॉल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा ए ई टू द पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा सॉल्यूशन। अब हमें पता है कि अगर शाये की वैल्यू ई टू द पावर आयोटा के एक्स हो तो इसका क्या मतलब है। ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मोशन, रिप्रेजेंट मोशन। और ये कौन सी रिप्रेजेंट मोशन कर रहा है, इन प्लस एक्स डायरेक्शन। ठीक है, और इसी तरह ये क्या है, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है मोशन, और कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, इन माइनस एक्स डायरेक्शन। ठीक है,
तो अब ये किस पर डिपेंड करता है, इन दोनों में से कौन सा सॉल्यूशन होएगा, वो हमारा डिपेंड करता है इनिशियल कंडीशन पर। ठीक है, जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंडीशन। ठीक है, मतलब आपको इनिशियली क्या दिया हुआ है, अगर आपको इनिशियली दिया हुआ है कि हमारा पार्टिकल प्लस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम ये सॉल्यूशन ले लेंगे। अगर हमें इनिशियली ये दिया हुआ है कि पार्टिकल माइनस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम ये सॉल्यूशन ले लेंगे। ठीक है, ये चीज़ डिपेंड करती है। अब हमें पता है सॉल्यूशन किस फॉर्म में आ गया, सॉल्यूशन इस फॉर्म में आ गया ई टू द पावर आयोटा थीटा। ठीक है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अब ये थीटा पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है इसके अकॉर्डिंग कुछ भी। तो ये जो सॉल्यूशन है इसको हम फर्दर क्या से लिख सकते हैं, साई इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं कुछ ए साइन के एक्स प्लस ये कुछ ए प्राइम बी प्राइम मान लो, तो ये प्लस बी कॉस के एक्स। ठीक है, इन दोनों में से जो भी सॉल्यूशन सर्वाइव करेगा उसको बस हमने ऐसे ओपन करके लिख दिया है विद कांस्टेंट ए एंड बी। अब देखो, अब ये सॉल्यूशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक ऑसिलेटरी सॉल्यूशन है, ऑसिलेटरी सॉल्यूशन। ठीक है, हमने फर्स्ट सेकंड लेक्चर में शायद ये चीज़ डिटेल में पढ़ी थी, साइन और कॉस क्या है, ऑसिलेटरी फंक्शंस होती है और इनका ओवरलैप यहाँ दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं इसकी बाउंडेशन की। ठीक है, तो इसकी बाउंड्रीज क्या है, एट एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, साई क्या मिलेगा हमें, फाइनाइट। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये अनबाउंडेड मोशन है, अनबाउंडेड मोशन, इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इस सॉल्यूशन को आप इनफाइनाइट तक लेके चले जाओ, ये इनफाइनाइट तक भी चला जाएगा और वहाँ पर भी ये फाइनाइट वैल्यू देगा। तो इस तरह के मोशन को क्या कहते हैं, अनबाउंडेड मोशन। ठीक है, ये हमने कैसे डिसाइड किया, बाउंड्री से। ठीक है, अनबाउंडेड मोशन है, बाउंड्री से पता लगाइए हमें। अब यहां पर देखो, यहां पर ये जो ए और बी है ये क्या चीज़ है। ठीक है, ये ए प्राइम बी प्राइम मान लो या ये ए बी मान लो, कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट्स है जो ए प्राइम या बी प्राइम, ये हमारे हैं एम्पलीट्यूड। ये ऑसिलेटरी सॉल्यूशन कैसा होता है, एक वेव जैसा सॉल्यूशन होता है। तो ये जो ए प्राइम बी प्राइम है ये क्या है, वेव के एम्पलीट्यूड। इसी का अगर मैं स्क्वायर कर दूं या फिर बी प्राइम का स्क्वायर कर दूं, ये जो हमारे पास आए हैं इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी इंटेंसिटी। ठीक है, जिन्होंने सेकंड लेक्चर ढंग से पढ़ा है उनको तो ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, अगर नहीं पढ़ा तो एक बार रिवाइज कर लेना सेकंड लेक्चर। तो इस चीज़ को आप कर लो नोट। अब हम आगे चलते हैं। अभी तक हमने बात की थी फ्री पार्टिकल की। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक और केस की जिसमें क्या है, पार्टिकल फेसिंग कांस्टेंट पोटेंशियल। कांस्टेंट पोटेंशियल वी नॉट। ठीक है, अब पोटेंशियल कांस्टेंट है, इसका मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब कौन सा है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, ये यूज होएगी यहां पर कांस्टेंट पोटेंशियल के लिए। श्रोडिंगर इक्वेशन देखो अब इसकी, ये क्या बनेगी, ये बनेगी हमारी माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर शाय प्लस वी नॉट शाय, इस बार तो जीरो नहीं है, इज इक्वल टू ई शाय। ठीक है, अब ये ई है ये हम यहाँ पर ले आएंगे। ठीक है, शाय शाय कॉमन है इसका, तो ये आ गया माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर शाय प्लस वी नॉट माइनस ई शाय इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब ये माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ गया, डेल स्क्वायर शाय माइनस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर वी नॉट माइनस ई इज इक्वल टू 0।
अब मैं क्या करता हूँ, ये जो माइनस है इसको अंदर ले जाता हूँ। अब माइनस अंदर लेके गया तो ये आ जाएगा डेल स्क्वेयर शाय प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वेयर ई माइनस वी नोड इज इक्वल टू 0, और ये यहाँ पर शाय भी है, इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में दो केस हो सकते हैं। अगर हमारी एनर्जी इस वी नोड से ज़्यादा हुई तो ये टर्म क्या है, पॉजिटिव, तो इसको एक तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर हमारी एनर्जी इस पोटेंशियल से कम हुई तो ये टर्म क्या है, नेगेटिव, तो इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें केस बना लेते हैं, केस 1। केस 1 में क्या है, हमारी जो एनर्जी है वो ग्रेटर देन वी नोड है। इस केस में हमने क्या कर लिया कि एक अज्यूम कर लिया के स्क्वेयर, उसकी वैल्यू है 2m अपॉन एच कट स्क्वेयर ई माइनस वी नोट। ठीक है, तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल स्क्वेयर शाय प्लस के स्क्वेयर शाय इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हुआ, डी स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस आयोटा के। ठीक है, तो इसका अगर सॉल्यूशन लिखना हो शायद वो क्या आएगा, ए ई टू द पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। सॉल्यूशन बिल्कुल सिमिलर है हमारे फ्री पार्टिकल जैसा, बस फ़र्क क्या है कि इस बार एनर्जी जो है उसकी थोड़ी सी कम है, क्यों, क्योंकि ये माइनस वी नोट आ गया एक। ठीक है, अब ये कैसा सॉल्यूशन है, ये भी एक ऑसिलेटरी सॉल्यूशन है। और इसकी अगर बाउंड्री चेक करो, बाउंड्री चेक करो तो यहां पर हमारा x टेंड्स टू अगर इन्फिनिटी करें, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, शाई टेंड्स टू फाइनाइट। इन दोनों में से वो सेम केस है कि एक सॉल्यूशन ट्रू होएगा अगर प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये वाला, और माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये वाला। ठीक है, तो अगर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता हुआ तो माइनस इन्फिनिटी चेक करेंगे। ठीक है, बाउंड्री लगा के। इसका मतलब ये बाउंड्री कैन सी इसकी इनफाइनाइट, तो इसका मतलब ये क्या है, अनबाउंडेड मोशन, अनबाउंडेड मोशन है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं, इसको आप नोट कर लो। अब नेक्स्ट केस क्या है कि अगर हमारा पोटेंशियल ग्रेटर देन एनर्जी हो गया तो क्या होगा। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखते हैं पहले, डेल स्क्वेयर शाय प्लस 2m ई माइनस वी अपॉन एच कट स्क्वेयर शाय इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा है तो ये टर्म क्या है, नेगेटिव है। अब इस टर्म को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस बाहर निकाल लेते हैं। डेल स्क्वेयर शाय माइनस 2m वी नोड माइनस ई अपॉन एच कट स्क्वेयर शाय इज इक्वल टू 0। तो अब ये वाली टर्म क्या है, अब ये वाली टर्म बिल्कुल पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक के स्क्वेयर एज्यूम करेंगे जिसकी वैल्यू होएगी हमारे पास 2m अपॉन एच कट स्क्वेयर वी नोड माइनस ई। ठीक है, इस टर्म को पॉजिटिव क्यों बनाया, क्योंकि हमें के स्क्वेयर इज इक्वल टू लिखना था। इसका मतलब के क्या हो गया, के की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ दिस टर्म। ठीक है, अगर ये नेगेटिव होती तो नेगेटिव का अंडर रूट पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इस कॉन्स्टेंट को के एज्यूम नहीं कर सकते थे, इसलिए हमें क्या है, टर्म पॉजिटिव बनानी पड़ी। अब देखो, अब ये कैसा बन जाएगा, अब ये बन गया डेल स्क्वेयर शाय माइनस के स्क्वेयर शाय इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, डी स्क्वेयर माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ डी की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस के। अब डी की वैल्यू प्लस माइनस के आ गई तो इसका सॉल्यूशन देखो साहिब, वो कैसा हो गया, ए ई टू द पावर के एक्स प्लस बी ई टू द पावर के एक्स। ठीक है, ई टू द पावर माइनस के एक्स। ये सॉल्यूशन आ गया इसका। अब सॉल्यूशन में से कौन सी टर्म सर्वाइव करेगी वो इनिशियल कंडीशन पर डिपेंड करता है, या तो ये सर्वाइव करेगी, ये सर्वाइव करेगी। ठीक है, जो भी इनिशियल कंडीशन दी होगी वो प्लस एक्स की तरफ जा रहा है या माइनस एक्स की तरफ। अब हमें पता है कि ये सॉल्यूशन कैसा है, रियल सॉल्यूशन।
रियल सॉल्यूशन है, इसका मतलब हमारा क्या है, ये मोशन तो रिप्रेजेंट कर नहीं रहा, ठीक है। अब ये मोशन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा तो ये कैसा वेव फंक्शन है, ये एक डिकेइंग वेव फंक्शन है, डिकेइंग वेव फंक्शन, ठीक है। डिकेइंग वेव फंक्शन है, डोंट रिप्रेजेंट मोशन, ठीक है, डजंट रिप्रेजेंट मोशन, यहां पर लिख देता हूं। और दूसरी चीज देखो, अब मान लो इन दोनों में से कोई भी टर्म सर्वाइव कर रही है, ठीक है, अगर हम उसमें बाउंड्री कंडीशन लगाएं, जैसे कि मान लो यहां पर e⁻−kx ये सर्वाइव कर जाता। अब हम क्या करते हैं, फॉर x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो शायद क्या आ जाता, 0। इसका मतलब कि इनफाइनाइट पर जाके हमारा वेव फंक्शन खत्म हो रहा है, इसका मतलब वेव फंक्शन इनफिनिटी से पहले कहीं ना कहीं रुक रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, एक बाउंडेड मोशन, बाउंडेड मोशन, कोई ना कोई बाउंड्री है, इन्फिनिटी से पहले उसको एक बाउंड्री मिल गई जिस बाउंड्री पर वो रुक गया, इसलिए इसको हमने क्या कहा है, बाउंडेड मोशन। कैसे चेक किया हमने, लिमिट लगा के। इसी तरह e⁻ अगर kx आ जाता तो उसकी लिमिट लगाते हैं हम -∞, ठीक है। ये लिमिट कैसे लग रही है ये आपको समझ आएगा जब हम इनफाइनाइट पोटेंशियल, स्क्वायर वेल पोटेंशियल करेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकली समझ आ जाएगा, ठीक है। हमने सॉल्यूशन ये अज्यूम किया, यहां पर ये लिमिट लगाई। इसको नोट कर लिया होगा पॉज करके। अब देखो, अब हमें यहां से क्या पता लगा, अब थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली समझते हैं हम लोग डायग्राम बना के। एक केस हमने किया E<V0, एक केस हमने किया एनर्जी ग्रेटर देन V0, ठीक है। तो अब एनर्जी पोटेंशियल से लेस है, इसका मतलब क्या है, मान लो ये कोई पोटेंशियल था V0 ऐसा, ठीक है, V0 पोटेंशियल था और ये एनर्जी लेस देन V0 थी, तो ये पार्टिकल की यहां पर क्या थी, एनर्जी, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, जैसे इस पोटेंशियल के अंदर पार्टिकल एंटर करेगा तो उसका वेव फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिकेइंग वेव फंक्शन, डिकेइंग वेव फंक्शन हो जाएगा। इसको एक्सपोनेंशियली डिकेइंग कहते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग, ये लिख लेना आप। तो ये क्या है, ये ऐसे करके डिके कर जाएगा वेव फंक्शन, मतलब ये पार्टिकल अब इस पोटेंशियल में मूव नहीं कर पाएगा। और इसी तरह अगर एनर्जी ग्रेटर देन V0 है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मान लो ये कोई पोटेंशियल था V0 ऐसा, और ये पार्टिकल की एनर्जी है अब ज़्यादा है, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा बहुत टकराव होएगा जिसकी वजह से कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। यहां पर भी रिफ्लेक्शन होएगा लेकिन यहां पर सारा ही रिफ्लेक्शन हो जाएगा, आगे तो जा नहीं पाएगा। यहां पर थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट कर जाएगा और बाकी पोर्शन जो बचा है वो ऐसे आगे ट्रांसमिट कर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जब एनर्जी ग्रेटर देन V0 होती है, इसको प्रैक्टिकली समझिए। अब इस केस में क्या होता है, डिकेइंग वेव फंक्शन और ये ऑसिलेटरी, यहां पर डिकेइंग वेव फंक्शन आ रहा है तो यहां पर क्या है कि हमारी जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट होएगी, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, ठीक है। यहां पर एनर्जी डिस्क्रीट होएगी, डिस्क्रीट क्यों होएगी ये आप प्रैक्टिकली समझोगे जब हम ये हमारे पोटेंशियल्स करेंगे डिफरेंट टाइप के। उसके बाद यहाँ पर जो एनर्जी की स्टेट्स है, एनर्जी लेवल्स जो है वो नॉन डिजनरेट एनर्जी लेवल होंगे, नॉन डिजनरेट, ठीक है। नॉन डिजनरेट का मतलब है एक एनर्जी लेवल है वो फर्दर आगे जाके डिवाइड नहीं होएगा, ये एटॉमिक फिजिक्स में हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। अब इसकी बात करते हैं एनर्जी ग्रेटर देन V0 की। यहां पर क्या होगा, हमारा जो एनर्जी है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देगा, कंटिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम। अब कंटिन्यूस होने के साथ साथ ये एनर्जी लेवल्स क्या होंगे, डीजेनरेट, डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स,
डीजेनरेट का मतलब फिर से क्या हो गया, एक एनर्जी लेवल है वो फर्दर आगे मल्टीपल एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगी हमारी एनर्जी और पोटेंशियल की बात, दोनों केस हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम थोड़ा सा बाउंडेड और अनबाउंडेड मोशन को बात कर लेते हैं। एक और चीज़ देखो, अगर हमारे एनर्जी लेवल डीजनरेट होते हैं, मतलब ये जो सॉल्यूशन आता है एनर्जी ग्रेटर देन वी नॉट, तो हमारा क्या है कि जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो डेफिनेट पैरिटी के होते हैं, डेफिनेट पैरिटी। ठीक है, ये जो ऑसिलेटरी सॉल्यूशन वाला होता है ना, अब देखो ऑसिलेटरी सॉल्यूशन है, इसका मतलब वेव फंक्शन ऑसिलेट कर रहा है, तो अब इसकी पैरिटी का क्या मतलब है यहाँ पर कि इवन ऑड वेव फंक्शन, इवन स्लैश ऑड साई। ठीक है, या तो वेव फंक्शन इवन होएगा या वेव फंक्शन ऑड होएगा, उस वेव फंक्शन की क्या है, एक डेफिनेट पैरिटी होएगी वहां पर। अगर वो वेव फंक्शन डिके कर रहा है तो पैरिटी का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, अब देखो, अब जो ऑसिलेटरी सॉल्यूशन है, और ऑसिलेटरी नहीं सॉरी अनबाउंडेड, एक एग्जांपल करवा देता हूं कि ऑसिलेटरी या नॉन ऑसिलेटरी सॉल्यूशन को बाउंडेड या अनबाउंडेड में हमेशा मिक्स मत करना। क्यों? एक एग्जांपल देखो, मान लो कि ये हमारा पोटेंशियल था वी नॉट। ठीक है, ये पोटेंशियल है वी नॉट, और यहां पर हमारी एनर्जी ऑफ पार्टिकल है, ये पार्टिकल की एनर्जी है ग्रेटर देन वी नॉट। तो अभी आप क्या कहोगे, ये ऑसिलेटरी सॉल्यूशन है और ये अनबाउंडेड है। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको यहां से कवर कर दिया ऐसे, वी नॉट प्राइम में, वी नॉट प्राइम में एक और पोटेंशियल लगा दिया, तो अब हमारा सॉल्यूशन अभी भी ऑसिलेटरी है। ठीक है, इस इतने इतने पोर्शन में। ठीक है, यहां पर पोटेंशियल आ गया, यहां पर पोटेंशियल आ गया, तो इतने इतने पोर्शन में ये जीरो से मान लो एल, यहां पर हमारा सॉल्यूशन अभी भी ऑसिलेटरी है, लेकिन ऑसिलेटरी होने के साथ साथ क्या है, ये बाउंडेड भी है। इसका मतलब क्या समझे कि जरूरी नहीं है कि हमारा ऑसिलेटरी सॉल्यूशन हो तो हमेशा ही बाउंडेड रहेगा। ऑसिलेटरी सॉल्यूशन हमारा बताता है टाइप ऑफ वेव फंक्शन को, टाइप ऑफ वेव फंक्शन को। ठीक है, और बाउंडेड अनबाउंडेड है, ये हमें क्या बताती है, ये हमें बताती है उसकी बाउंड्रीज, बाउंड्रीज ऑफ सिस्टम। तो ये चीज आप नोट डाल के ध्यान रखना, नोट डाल के लिख लो इसको, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर नहीं समझ आया तो एक बार थोड़ा सा रिपीट करो, इस चीज को वापस पढ़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। ये इंपॉर्टेंट चीजें, इनमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो ये हमारी ऑसिलेटरी सॉल्यूशन की वो थी प्रॉपर्टीज, और ये है हमारी एक्सपोनेंशियली डिकेइंग की। अब थोड़ा सा बाउंडेड अनबाउंडेड और देख लो। अब जो हमारा अनबाउंडेड मोशन है, उसको कैसे स्टडी करते हैं? ठीक है, उसको स्टडी करते हैं इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव के तौर पर। ठीक है, एक ऑसिलेटरी सॉल्यूशन है तो इसको एक वेव की तरह देखते हैं। ये कुछ पार्ट तो इसका क्या हो रहा है, ये पोटेंशियल को टकरा के कुछ पार्ट तो इंसिडेंट हो रहा था, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, और कुछ पार्ट आगे जाके क्या है, ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑसिलेटरी सॉल्यूशन को हमेशा इस रूप में देखा जाता है, इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव, ट्रांसमिटेड वेव। ठीक है, क्योंकि ऑसिलेटरी सॉल्यूशन एक वेव रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक वेव। इसी तरह अगर हमारा बाउंडेड मोशन जो होता है, ये किस चीज पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है लिमिट्स ऑफ बाउंड्री। बाउंडेड मोशन है तो कोई ना कोई तो बाउंड्री होएगी, अब वो बाउंड्री जहां पर है उसकी लिमिट बताएगी कि ये वेव फंक्शन कैसा होएगा, लिमिट्स ऑफ बाउंड्री। ठीक है, अभी आगे जाके दो सिस्टम करेंगे हम, स्टेप पोटेंशियल और इनफाइनाइट वेल। उन दोनों के बाद आपको सारा डेफिनेट पैरिटी, बाउंडेड अनबाउंडेड, रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन, बाउंड्री की लिमिट, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये 1 2 3।
फिर हम हमारा पहला सिस्टम समझते हैं। अब देखो हमारा जो पहला फॉर्म ऑफ पोटेंशियल है वो होता है स्टेप पोटेंशियल। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम v ऑफ x। ये ज़ीरो होएगा व्हेन x इज़ लेस देन ज़ीरो, और v नोड कोई कांस्टेंट पोटेंशियल v नोड होएगा व्हेन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ये बनाएंगे कैसे, देखो तो ये x एक्सिस थी और यहाँ पर मान लो x इज़ इक्वल टू ज़ीरो था, तो x लेस देन ज़ीरो पर तो क्या है, कोई पोटेंशियल नहीं है, ज़ीरो है बिल्कुल। और x ग्रेटर देन ज़ीरो में क्या है, ये एक v नोड पोटेंशियल आ गया। ठीक है, ये क्या है, v नोड पोटेंशियल आ गया ऐसे, ये वाला। इसको मान लो रीजन 1, इसको मान लो रीजन 2। ठीक है, अब हमारा क्या है, अब हम सबसे पहले रीजन 1 की बात करते हैं, x लेस देन ज़ीरो की। x लेस देन ज़ीरो में v ऑफ x कितना है, ज़ीरो है। तो यहाँ पर अगर हमें श्रोडिंगर इक्वेशन लिखनी हो, कोई भी पार्टिकल है, कोई पार्टिकल है यहाँ पर, m मास है और e एनर्जी है, ठीक है, और वो r है। तो इस रीजन में अगर इसकी इक्वेशन लिखनी हो तो वो कैसे लिखोगे, वो लिखोगे माइनस एच कट स्क्वेयर अपॉन 2m डेल स्क्वेयर शाय प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू हमारे पास आ गया ई शाय। इस चीज़ को हमने जस्ट 1 मिनट पहले सॉल्व किया है, इसकी वैल्यू क्या है, ये शाय 1 लिख लो। ठीक है, पहले रीजन में हम पोटेंशियल ले रहे हैं, तो ये जो साई 1 है इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन आएगा a e टू द पावर आयोटा के एक्स प्लस b e टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स। ठीक है, अब मैंने कहा था कि अभी सॉल्यूशन को किस में देखना है, सिस्टम के हिसाब से देखना है। ठीक है, तो अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टर्म रिप्रेजेंट कर रही है इंसिडेंट वेव। इंसिडेंट वेव कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिफ्लेक्टेड वेव। कौन सी डायरेक्शन में, माइनस एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, ये वेव इस बाउंड्री से टकराएगी तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होएगा, और ये इंसिडेंट वेव तो है ही। ठीक है, इस रीजन में हमारे पास दो तरह की वेव मिल रही है। अगर यहाँ पर ये बाउंड्री नहीं होती तो हम इसको कैंसिल कर देते। ठीक है, अगर कोई बाउंड्री नहीं है तो रिफ्लेक्ट कहाँ से होएगा, लेकिन हमारे पास बाउंड्री है तो हम इन दोनों पार्ट को लेके चलेंगे। अब हमारे पास दो केस हो सकते हैं, पहला केस कि एनर्जी ग्रेटर देन वी नोड हो, दूसरा केस एनर्जी लेस देन वी नोड हो। तो अभी सेकंड रीजन को हम सॉल्व करेंगे दोनों केस के लिए अलग अलग। ठीक है, तो केस 1 क्या है, केस 1 है हमारे पास, हमारी जो एनर्जी है वो लेस देन वी नोड है। इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो इसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे लिखेंगे, डेल स्क्वायर शाई, ठीक है, प्लस 2m, और ये क्या है, e माइनस वी नोड अपॉन एच कट स्क्वायर शाई इज इक्वल टू 0। ये तो हमारी जनरल इक्वेशन होगी। अब ये क्या है, एनर्जी है लेस देन वी नोड, तो ये टर्म नेगेटिव हो रही है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम माइनस बाहर ले लेंगे, वी नोड माइनस ई शाई इज इक्वल टू 0। अब ठीक है, अब ये टर्म क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो इसको हम कुछ के लिख देते हैं। ठीक है, वो के प्राइम लिख देते हैं, के तो ये ले लिया था ना, तो इसको कुछ के प्राइम लिख लिया, या k2 लिख दो, इसको k1 लिख दो। ठीक है, ये k1 हो गया, ये k2 हो गया। यहाँ पर देखो k1 की वैल्यू लिखनी भूल गया मैं, k1 की जो वैल्यू है वो ऊपर थी √2me अपॉन एच कट स्क्वायर। ठीक है, अब आप k ना इसी तरह लिखने की आदत डाल लो। अगर वहाँ पर पोटेंशियल कुछ नहीं है तो k1 है √2me अपॉन एच कट स्क्वायर। ठीक है, और अगर पोटेंशियल होता तो e माइनस वी नोड कर दो। अगर पोटेंशियल की वैल्यू एनर्जी से ज़्यादा होती तो वी नोड माइनस ई कर दो। ठीक है, तो हमेशा k इसी तरह लिखोगे। अब आप सारी डेरिवेशन नहीं कर रही आपको, इस तरह लिखना सीख लो। तो यहाँ पर जो हमारा k2 आएगा, ये क्या आएगा, ये आएगा हमारा √2m अपॉन एच कट स्क्वायर, और ये वी नोड माइनस ई। वी नोड माइनस ई क्यों, क्योंकि वी नोड बड़ा है, अंडर रूट में पॉजिटिव होता है। पहले हम के स्क्वायर लिख रहे थे, अब थोड़ा अंडर रूट लगा रहे हैं, यहाँ पर एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, यहाँ पर हमारा आ गया ये डी स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
तो डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस K2, ठीक है। तो हमारा जो psi2 वेव फंक्शन है वो क्या आ गया, वो आ गया हमारा कुछ C e⁻ K2x प्लस D e⁻ -K2x। ये क्या आ गया, सॉल्यूशन। अब यहां पर क्या है, बाउंड्री कंडीशन लगेगी। अब हमें पता है ये क्या है, डिकेइंग वेव फंक्शन है, क्योंकि ये रियल है। अब डिकेइंग वेव फंक्शन है तो बाउंड्री कंडीशन लगेगी। अब देखो हमारा ये वेव फंक्शन है सेकंड रीजन में, ये ट्रैवल कहाँ कर रहा है, इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ ट्रैवल कर रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ ट्रैवल कर रहा है। तो अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन, अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या है हमारी, एक्स एट एक्स प्लस इन्फिनिटी होएगा तो साई क्या होगा, ज़ीरो, ठीक है, psi2 की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। तो अब psi2 क्या है, psi2 में क्या रखेंगे, अब देखो C e⁻ K2x, यहाँ पर अगर हम इन्फिनिटी रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फिनिटी, और यहाँ पर हम इन्फिनिटी रखेंगे तो e⁻∞, ठीक है, e⁻∞ d, वो क्या आ जाएगा, d/e⁻∞, ठीक है, माइनस नीचे चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ज़ीरो। तो ये सेकंड वाली टर्म खत्म हो गई, ठीक है, ये टर्म क्या हो गई, वैनिश हो गई। अब ये वैनिश हो गई तो psi2 क्या बचा, C e⁻ K2x इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये ज़ीरो कब हो सकता है, ये वाली टर्म तब ज़ीरो हो सकती है जब हमारे पास क्या हो, C इज इक्वल टू ज़ीरो हो, ठीक है। तो C इज इक्वल टू ज़ीरो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन आ गई। इसका मतलब क्या है, ये वाला वैनिश हो गया। देखो ये वाला खत्म इसलिए हुआ था क्योंकि हमने इन्फिनिटी रख दिया था, तब ये चीज़ ज़ीरो हो गई थी, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोफिशिएंट की वैल्यू, ये जो कोफिशिएंट है ये ज़ीरो है। हमने अब कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल ली कि C का कोफिशिएंट ज़ीरो है, मतलब ये पूरी टर्म ही वैनिश होगी, पूरी टर्म वैनिश होगी। तो psi2 क्या बचा, psi2 बचा हमारे पास D e⁻ K2x, ठीक है। ये क्या है, सॉल्यूशन। अब देखो, अब अगर हमें इंसिडेंट वेव लिखनी हो, इंसिडेंट वेव की वैल्यू क्या है, e⁻K1x। रिफ्लेक्टेड वेव लिखनी हो तो उसकी इक्वेशन क्या है, B e⁻−K1x। और जो ट्रांसमिटेड वेव हो उसकी इक्वेशन लिखनी हो वो क्या है, D e⁻−K2x, ठीक है। ये ऑसिलेटरी है, ये भी ऑसिलेटरी है, और ये क्या है, डिकेइंग, ये डिकेइंग है। अब हमें पता है कि कुछ टर्म्स होती है हमारे पास। सबसे पहला तो होता है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को हम डिफाइन कैसे करते हैं, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को डिफाइन करते हैं प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी S ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव अपॉन प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी S ऑफ इंसिडेंट वेव, ठीक है। इसी तरह हमारा एक और कोफिशिएंट होता है, वो होता है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को कैसे डिफाइन करते हैं, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड वेव अपॉन प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव, ठीक है। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी हम पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव, ट्रांसमिटेड वेव किसी की भी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालनी है तो हम कैसे निकालते हैं, h/2im साई स्टार डेल साई माइनस साई ऑफ डेल साई स्टार। ये हम पढ़ चुके हैं ये चीज़, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये चीज़ नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे। इसकी वैल्यू होती है, देखो इसका कोफिशिएंट क्या है, b है इसका कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा b² अपॉन में इंसिडेंट का कोफिशिएंट क्या है, a² आ जाएगा, ठीक है। अब आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ। होमवर्क ये है कि आप प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का ये तीनों रखो और उसके बाद इनका रेशियो निकालो, ठीक है। इन दोनों का रेशियो b² अपॉन a² आ रहा है, प्लस माइनस का फर्क आए तो उसकी टेंशन मत लेना।
इसी तरह ट्रांसमिटेड का क्या होगा, इसका होगा d² अपॉन क्या होगा, a²। ठीक है, b क्या है, इंटेंसिटी है। ये यहाँ पर b क्या था, एक्चुअली सिर्फ b क्या था, एम्पलीट्यूड। यहाँ पर b² मतलब ये क्या आ गया, इंटेंसिटी आ गया। ठीक है, तो इस तरह हम इनको डिफाइन करते हैं। ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, डायरेक्ट याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। अब हमें क्या करना है, अगर रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट चाहिए तो बी और ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बी और ए की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, बी और ए की वैल्यू निकाल सकते हैं हम इनको सॉल्व करके। ठीक है, तो देखो बी और ए की वैल्यू निकालने से पहले एक टॉपिक देखो, आप यहां पर लिख देता हूं। अभी हमने थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी तो पढ़ा हुआ है। हमें पता है कि जो साई टी है ट्रांसमिशन, वो क्या है, एक रियल वेव फंक्शन है। और हमें पता है रियल वेव फंक्शन के लिए प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या होती है, 0। ठीक है, तो ये ट्रांसमिशन के लिए ये क्या आ गया, 0। ठीक है, इसका मतलब टी क्या आ गया, 0। अब टी अगर 0 है तो आर क्या होगा, R1 होगा। क्यों, क्योंकि वेव इक्वेशन में सबने एक चीज पढ़ी हुई है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, R+T=1। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, वेव सबने पढ़ी होती है, 11-12 से आ जाती है ये चीज़ें। तो क्या ये चीज़ सही है बिल्कुल बोलना कि हाँ ट्रांसमिशन 0 होएगा तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट 0 होएगा, R1 होएगा। ठीक है, इस चीज़ को चेक करते हैं। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एक बट। हमें एक चीज़ पता है कि P2 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन रीजन 2। यहाँ पर लिख लो ब्रैकेट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन सेकंड रीजन। ये निकाल के देखते हैं। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है हमारे पास साई स्टार साई, साई2 स्टार साई। ठीक है, सेकंड रीजन की बात कर रहे हैं तो साई2 स्टार साई2। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास d² e⁻²x। ठीक है, ये कहाँ से लिखा, ये हमारे पास साई2 था, वेव फंक्शन था सेकंड रीजन में, तो हमने साई स्टार साई किया तो ये क्या बच गया, d² e⁻²x। इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रोबेबिलिटी 0 तो नहीं है सेकंड रीजन में, इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल को फाइंड करने की, भले ही वो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, ये जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है एक्चुअली ये बहुत कम है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी है। और ये प्रोबेबिलिटी किस पर डिपेंड कर रही है, ये प्रोबेबिलिटी डिपेंड कर रही है, ये K2 है, अल्फा नहीं है, K2 डिपेंड ऑन K2 एंड X। ठीक है, मैंने एक्चुअली ऐसे याद किया हुआ है कि जो ऑसिलेटरी फंक्शन होते हैं उनको मैं K बोलता हूँ, और जो डिकेइंग वेव फंक्शन होते हैं उनका मैं अल्फा बोल देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर गलती से अल्फा लिख दिया था, हमने यहाँ पर K2 रख के डेरिवेट कर रहे हैं तो K2 बोल दिया। और जो K2 है उसकी वैल्यू क्या है, K2 की वैल्यू है हमारे पास 2m v0 - e अपॉन h²। ठीक है, तो अब ये प्रोबेबिलिटी 0 कब होएगी, इस प्रोबेबिलिटी को 0 होने के लिए हमारे पास अगर K2 है उसको इन्फिनिटी होना पड़ेगा। मतलब अगर हमारे पास v0 जो पोटेंशियल है वो इन्फिनिटी हो जाए तो हमारे पास K2 इन्फिनिटी हो जाएगा। K2 इन्फिनिटी हो जाएगा तो e⁻−K2 है तो अपॉन में चला जाएगा, तो वहाँ से क्या है हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड रीजन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये केस होता है इनफाइनाइट पोटेंशियल का, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इनफाइनाइट पोटेंशियल, लेकिन फिलहाल के लिए हमारे पास पोटेंशियल इनफाइनाइट नहीं है। इसका मतलब सेकंड रीजन में पोटेंशियल मिल रहा है, इसका मतलब है कि सेकंड रीजन में जो टी है वो एग्जैक्टली 0 नहीं है। ठीक है, तो अभी नोट डाल के एक चीज लिखो, एक्स देखो K2 तो डिस्कस कर लिया, एक्स क्या है, एक्स का मतलब है कि ये जो सेकंड रीजन है इसमें कितना आगे तक हम पोटेंशियल फाइंड कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर तो आपको पार्टिकल यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, जैसे जैसे हमारा एक्स बढ़ेगा हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती रहेगी। ठीक है, ये रीजन 2 था ना, तो एक्स मतलब कितनी डिस्टेंस में आगे चाहिए हमें।
अब नोट डाल के एक पॉइंट लिखो, यहां पर लिख देता हूं, दिस इज नोन एज क्वांटम टनलिंग, नोन एज क्वांटम टनलिंग। ठीक है, क्वांटम टनलिंग का मतलब क्या होता है, ये देखो, मान लो एक दीवार है, ठीक है, उस दीवार की हाइट है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी है 10, और आपके पास एक बॉल है, ठीक है, ये आप हो, आपके पास एक बॉल है आपके हाथ में। अब आपके पास इतनी एनर्जी है कि आप इस बॉल को 5 बेच सकते हो, ठीक है। तो आप सारी जिंदगी यहां पर बॉल फेंकते रहो, वो दीवार से टकराएगी वापस आ जाएगी, दीवार से टकराएगी वापस आ जाएगी, दीवार से टकराएगी वापस आ जाएगी, आपके पास इतनी एनर्जी है ही नहीं कि आप इस बॉल को दीवार के ऊपर से फेंक सको। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है, क्लासिकल मैकेनिक्स में इसको हम कहते हैं फॉरबिडन रीजन, ठीक है। फॉरबिडन रीजन मतलब वो रीजन होता है जहां पर हम पहुंच नहीं सकते, ठीक है, नॉट पॉसिबल रीजन, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहता है, क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि आप बहुत सारी बॉल को फेंकते रहो फेंकते रहो फेंकते रहो, कभी ना कभी एक बॉल होएगा जो इसके थ्रू टनल कर जाएगा, इस दीवार के थ्रू, वो दीवार के ऊपर से नहीं जा रहा, उसकी एनर्जी अभी भी 5 है, दीवार की हाइट अभी भी 10 है, लेकिन वो उस दीवार के थ्रू टनल कर जाएगा क्वांटम मैकेनिकली, ठीक है। ये होता है गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जब आप पढ़ते हो। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपके सिलेबस में मेरे को नहीं आइडिया कहाँ पर है, लेकिन अगर कहीं हुआ तो मैं वहाँ पर इस चीज़ को डिटेल में पढ़ा दूंगा, हो सकता है न्यूक्लियर फिजिक्स में मैं थोड़ा पढ़ा दूँ ये चीज़ कैसे हो रही है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वजह से। क्वांटम इसीलिए कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में प्रोबेबिलिटी होती है, क्लासिकली ये इम्पॉसिबल है, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली प्रोबेबिलिटी होती है, और ये हम प्रैक्टिकली देख चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं हम इवन इफ वी नोट इज ग्रेटर देन ई, ठीक है, जो पोटेंशियल था वो हमारी एनर्जी से ज़्यादा है, स्टिल देयर विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल और वो पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वेरी लो, वेरी वेरी लो, वेरी वेरी लो होएगी, लेकिन नॉन जीरो, वेरी वेरी लो बट नॉन जीरो, बट नॉन जीरो इन रीजन 2, ठीक है, बाय अज्यूमिंग पार्टिकल कैन टनल थ्रू द पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, इसमें लिखो बट क्लासिकली इट इज नॉट पॉसिबल, हमारे क्लासिकल वर्ल्ड में ये चीज पॉसिबल नहीं है। सो इट इज नोन एज क्लासिकली फॉरबिडन रीजन। ठीक है, जो रीजन 2 है वो क्लासिकली फॉरबिडन होएगा, क्योंकि एनर्जी पोटेंशियल से कम है, तो क्लासिकली फॉरबिडन रीजन है, क्लासिकली चीज़ वहाँ पर नहीं जा सकती, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली उस पोटेंशियल बैरियर के थ्रू टनल कर सकती है। अब देखो क्वांटम टनलिंग हो गई हमारी, इस चीज़ को आप पॉज करके नोट कर लो। हाँ, अब रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू की बात कर रहे थे हम, ठीक है। तो अगर हम बी और ए की वैल्यू निकाल लें, बी अपॉन ए की या फिर डी अपॉन ए की, तो हम रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बाउंड्री कंडीशन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बाउंड्री कंडीशन के लिए क्या है, एक बार मैं साई अपना यहाँ पर लिख देता हूँ। जो हमारा साई 1 था वो क्या था, ए टू द पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स। ठीक है, इसी तरह जो हमारा साई 2 था वो क्या था, डी ई टू द पावर माइनस के टू एक्स, ये के वन ये के वन, ये हो गया। अब यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, अब बाउंड्री कंडीशन क्या होती है वेव्स के लिए। ठीक है, वेव की बात कर रहे हैं, तो वेव के लिए बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन होती है कि एट बाउंड्री। ठीक है, एट बाउंड्री हमारे पास क्या होता है, अब बाउंड्री कहाँ पर है, x इज इक्वल टू 0 पर, तो साई 1 एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू साई 2 एट x इज इक्वल टू 0। मतलब ये जो बाउंड्री है ना, यहाँ पर जब वेव फंक्शन होता है तो बिल्कुल 0 पर, मतलब इसके बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पर और थोड़ा सा यहाँ पर वेव फंक्शन की वैल्यू बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ठीक है, ऑलमोस्ट 0 पर ही मान लो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x को 0 रखेंगे, यहाँ पर भी x को 0 रखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, a प्लस बी इज इक्वल टू डी। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन होती है कि इसका डेरिवेटिव, ठीक है, इस जो वेव है या वेव फंक्शन है इसका डेरिवेटिव डी साई 1 अपॉन डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू डी साई 2 अपॉन डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर डेरिवेट करेंगे तो आयोटा के बाहर आ जाएगा और यहाँ पर माइनस आयोटा के बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या, आयोटा के ए माइनस बी, और यहाँ पर क्या बाहर आ जाएगा, यहाँ पर माइनस के टू डी, ये के वन है और ये माइनस के टू डी। इसको मान लो इक्वेशन 1 और इसको मान लो इक्वेशन 2। अब इन इक्वेशन को सॉल्व कर दिया तो हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले करते हैं जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई करा हमने K2 से और उसको ऐड कर दिया सेकंड में। ठीक है, अब इसको K2 से मल्टीप्लाई कर कर सेकंड में ऐड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आएगा K2 a प्लस बी, ठीक है, प्लस आयोटा K1 a माइनस बी इज इक्वल टू 0। 0 क्यों, क्योंकि ये हो जाएगा K2D माइनस K2D। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ए और बी को अलग अलग कर लेंगे, ए और बी को अलग अलग कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, K2 प्लस आयोटा K1 ए, ठीक है, प्लस आ जाएगा हमारे पास K2 माइनस आयोटा K1 और B इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं B को 0 के उधर ले जाऊँ तो ये कुछ माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, B अपॉन ए। B अपॉन ए क्या होगा हमारे पास, K2 प्लस आयोटा K1 अपॉन माइनस ऑफ K2 माइनस आयोटा K1। ठीक है, ये B अपॉन ए आ गया। अब B अपॉन ए आ गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या था, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब मैंने आपको एक बात बताई हुई है, क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी चीज़ का स्क्वायर है उसको कैसे लिखेंगे, बी अपॉन ए का स्टार बी अपॉन ए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्वांटम मैकेनिक्स में इसी तरह मल्टीप्लाई करते हैं, बार बार बताया है। तो अब इसका एक बार तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करो, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करके ये क्या आ जाएगा, K2 माइनस आयोटा K1 अपॉन माइनस ऑफ K2 प्लस आयोटा K1। ठीक है, आयोटा माइनस आयोटा में चेंज हो गया और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, इसी से वापस, तो ये है K2 प्लस आयोटा K1 अपॉन में माइनस ऑफ K2 माइनस आयोटा K1। ठीक है, तो देखो एक तो माइनस से ये माइनस गया और ये K2 माइनस आयोटा K1, K2 माइनस आयोटा K1 कैंसिल और ये यहाँ से कैंसिल। ठीक है, तो R की वैल्यू क्या आ गई, 1। ठीक है, इस चीज़ को नोट करो आप, फिर हम सेकंड इक्वेशन सॉल्व करते हैं।
सेकंड इक्वेशन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आर की वैल्यू 1 आई है क्लासिकली, ठीक है, क्योंकि जो वेव हम ये बाउंड्री कंडीशन कहाँ से ला रहे हैं, इलेक्ट्रोडाइनमिक्स में से, या फिर वेव ऑसिलेशंस आपने पढ़ा होगा, वेव्स एंड ऑसिलेशन, जो भी आपके यूनिट लगी होगी जिस नाम से भी। लेकिन यहाँ हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स में आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, और जो टी होता है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 होता है, एग्जैक्टली नहीं होता, लेकिन आर प्लस टी हमेशा 1 रहेगा, ये ज़रूरी है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। वैसे देखो इस डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं थी जो हमने लास्ट में करी है, क्योंकि हमने ऊपर यहीं से प्रूफ कर दिया था, जो हमने प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की हुई है कि T0R1 होना चाहिए, लेकिन उसके बाद हमने चेक कर लिया था कि प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ होएगी पार्टिकल की, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी अगर कुछ ना कुछ होएगी सेकेंड रीजन में, इसका मतलब यहीं से ये चीज़ क्लियर थी कि T इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0 नॉट इक्वल टू 0 और R इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 नॉट इक्वल टू 1। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा करवा दिया ताकि आपको आइडिया रह जाए। मेन आपको क्या आना चाहिए यहाँ पर, देखो कि फर्स्ट रीजन में वेव फंक्शन कैसे लिखना है, इस चीज़ की प्रैक्टिस ध्यान से करना, ठीक है। एक बार ये लेक्चर कंप्लीट कर लो ये वाला, तो अपने हाथ से एक बारी सारा कुछ वापस लिख के देखना, या फिर इसको ढंग से पढ़ना फिर लिख के देखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सेकंड रीजन में वेव फंक्शन कैसे लिखना चाहिए, तो फर्स्ट रीजन में आप वेव फंक्शन आराम से निकाल सकते हो, ठीक है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस चाहिए। सेकंड रीजन में भी आप वेव फंक्शन आराम से निकाल सकते हो। अभी हम 1-2 बार और सॉल्व कर लेंगे तो आपको और आइडिया लग जाएगा। और उसके बाद बस आपको रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ये B² होता है D² ठीक है। इसके अलावा आपको बस ये प्रोबेबिलिटी इन रीजन 2, इतनी चीज़ का आइडिया होना चाहिए। वो लास्ट में हमने जो डेरिवेशन की थी वो बस समझने के लिए की थी उसकी यहाँ पर कोई खास ज़रूरत नहीं है। अब देखो, अब हम करते हैं केस सेकंड। सेकंड केस क्या है हमारा, सेकंड केस है एनर्जी हमारी जब पोटेंशियल से ज़्यादा हो। अब अगर एनर्जी पोटेंशियल से ज़्यादा होएगी तो श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, डेल स्क्वायर शाई प्लस 2m/h² ई नोड माइनस ई माइनस वी नोड शाई इज इक्वल टू 0। तो अगर एनर्जी वी नोड से ज़्यादा है तो ये टर्म क्या है, पॉजिटिव है, तो इसको मैं कुछ K2 मान लूँ यहाँ पर, 2m/h² और ई माइनस वी नोड, इधर स्क्वायर लगा दो या अंडर रूट लगा दो, एक ही बात है, ठीक है। तो आपको होपफुली ये K लिखना आ गया होगा कि फ्री पार्टिकल का K कैसे लिखते हैं, E greater than V का कैसे लिखते हैं, E smaller than V का, ठीक है। तो ये क्या बच गया, ये बच गया हमारे पास D² प्लस K² इज इक्वल टू 0। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस आयोटा K2, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा साई, वो आ जाएगा कुछ C e⁻ आयोटा K2x प्लस D e⁻ आयोटा K2x। ये क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया सेकंड केस में, रीजन 2 का, ठीक है। ये रीजन 2 की बात कर रहे हैं, रीजन 1 का वेव फंक्शन तो हमें पता ही है। अब देखो, अब ये कैसा सॉल्यूशन है, ऑसिलेटरी सॉल्यूशन। और मैंने क्या कहा था, ऑसिलेटरी सॉल्यूशन को किस फॉर्म में देखते हैं, इंसिडेंट, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन। अब हम रीजन 2 की बात करें, जो हमारा रीजन 2 है, मैं थोड़ा सा यहां बना देता हूं, ये हमारा रीजन 2 था, ठीक है, ये वाला। और हमने कह दिया एनर्जी ज़्यादा है तो वेव कुछ ऐसे जा रही होगी, ये इंसिडेंट वेव थी, थोड़ी बहुत यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गई होगी और ये ट्रांसमिट कर गई। अब अगर हम पर्टिकुलरली रीजन सेकंड की बात करें और ये रीजन फर्स्ट है, अब रीजन फर्स्ट में तो हमने देख लिया था कि इंसिडेंट वेव भी है, रिफ्लेक्टेड वेव भी है, लेकिन क्या रीजन सेकंड में कहीं रिफ्लेक्टेड वेव है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड वेव तो इस बाउंड्री से पहले ही चली गई ना, रीजन 1 में रहेगी सारी की सारी, और यहाँ पर रिफ्लेक्शन के लिए कुछ और तो है नहीं। अब अगर यहाँ रिफ्लेक्शन के लिए कुछ और है नहीं तो रीजन सेकंड में क्या रिफ्लेक्टेड वेव एग्जिस्ट कर सकती है, नहीं एग्जिस्ट कर सकती, ठीक है। अब रिफ्लेक्टेड वेव अगर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती तो ये क्या है, ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है,
ठीक है, ये सॉल्यूशन क्या है, हमने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है, ये कैंट बी सॉल्यूशन, क्रॉस लगा रहा हूँ, बिकॉज रिफ्लेक्टेड वेव, because there is no reflected wave in region 2, there is no reflected wave in region 2। ठीक है, जब हमारे पास डिकेइंग वेव फंक्शन था तब हमने कैसे किया था, बाउंड्री की लिमिट लगा के। ठीक है, कि किसका कोफिशिएंट 0 है। अब यहाँ पर ऑसिलेटरी है तो इसका हमने कैसे ये एलिमिनेट किया है, ये देखकर कि इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिशन में से कौन सी वेव एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ से होपफुली आपको फंडा क्लियर हुआ होगा, ऑसिलेटरी वेव्स को कैसे देखते हैं और डिकेइंग वेव फंक्शंस को कैसे देखते हैं। ठीक है, तो हमारा अब सॉल्यूशन क्या बच गया, हमारा सॉल्यूशन बच गया Ce⁻⁰ k2x। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वही पहले वाली, इंसिडेंट वेव फंक्शन क्या है, Ae⁻⁰ k1x। रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन क्या है, Be⁻⁰ k2x। ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन क्या है, k1x, ये है हमारे पास Ce⁻⁰ k2x। ठीक है, इसके बाद हमें पता है कि जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है वो क्या होगा, वो होगा हमारा b²/a², और जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है वो क्या होगा हमारा, वो हो जाएगा इस बार c²/a²। अब वहाँ पर तो हमने कॉमन सेंस, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की कॉमन सेंस से ही अंदाज़ा लगा लिया था कि R की वैल्यू क्या होगी, T की वैल्यू क्या होगी। डेरिवेशन मैंने सिर्फ समझाने के लिए एक्स्ट्रा कर दी थी, लेकिन यहाँ पर हमें वैल्यू निकालने के लिए प्रॉपर डेरिवेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, जो डेरिवेशन वहाँ काम की नहीं थी अब यहाँ काम की है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, वो क्या है, एट बाउंड्री मतलब x = 0 वाली बाउंड्री है, जहाँ पर एक रीजन से दूसरे रीजन में ट्रांसमिशन हो रहा है। पहले कंडीशन क्या होती है, ψ1 एट x = 0 ψ2 एट x = 0। ठीक है, तो ये क्या दे देगा हमें, a + b = c। सेकेंड कंडीशन क्या है, dψ1/dx एट x = 0 dψ2/dx एट x = 0। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये तो हमने पहले भी देखा था, आयोटा k1 a - b, और इसको डी करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आयोटा k2 c। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आयोटा के पीछे बाहर आ जाएगा और ये बच जाएगा। इसको मान लो नाम दे दिया फर्स्ट इक्वेशन, इसको दे दिया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लो, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू निकालते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो हम जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके अंदर आयोटा k' मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और माइनस कर देंगे उससे सेकंड इक्वेशन। ठीक है, इसमें आयोटा k' मल्टीप्लाई किया और ये सेकंड इक्वेशन इससे माइनस कर दी तो c खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या, आयोटा k' नहीं, आयोटा k2। ठीक है, तो बचेगा क्या हमारे पास, a + b। ठीक है, माइनस आयोटा k1 a - b = आयोटा k2c माइनस आयोटा k2c। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 0। अब वो सेम टू सेम काम हम a और b को अलग अलग कर लेंगे, तो a को और b को अलग अलग करके क्या बनेगा, आयोटा k2 - k a। ठीक है, प्लस आयोटा k2 + k1, और ये आ गया हमारे पास b = 0। अब अगर b को हम 0 के उधर ले जाएं ऐसे, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ये जो b/a है इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास k2 - k1, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, k2 - k1 अपॉन k2
प्लस K1। और देखो, और ये जो माइनस था आयोटा, इस आयोटा कैंसिल तो कर दिया, ये माइनस यहाँ पर ऐसे, ठीक है, माइनस इधर आ जाएगा। अब ये माइनस क्या करेगा, अंदर चला जाएगा, ठीक है, इधर ही लिख देता हूँ मैं, माइनस अंदर जाके ये K1 माइनस K2 बना देगा, ठीक है, ये माइनस अंदर जाके उल्टा हो गया, अपॉन में K1 प्लस K2, ठीक है, ये B अपॉन ए आ गया। तो यहाँ से हम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकाल सकते हैं इसका स्क्वायर करके। एक चीज़ देखो, एक चीज़ मैं लिखवानी भूल गया, एक गलती होगी, ये जो हमने ट्रांसमिशन कोफिशिएंट लिखा था ना, ये ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, ये K2 अपॉन K1 भी आता है इसके साथ। और ये कैसे आता है देखो, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड की ये निकाल कर प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, हमें बस ये डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर ये एक टर्म एक्स्ट्रा आती है, और ये कौन से केस में आती है, ये केस में आती है जब हमारे पास एनर्जी ग्रेटर देन V नॉट हो, ये ध्यान रखना, मेरे से ये हर बार गलती होती है, मैं ये भूल जाता हूँ। अब देखो इसी को कंटिन्यू करते हैं, ये B अपॉन ए की हमारे पास वैल्यू आ गई। तो अब यहाँ R क्या होता है, R होता है हमारे पास B अपॉन ए का होल स्क्वायर। अब ये सारा रियल है तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट लिख दो क्या, K1 माइनस K2 अपॉन K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। अब जिन लोगों ने वेव्स एंड ऑसिलेशन कर रखा है उनको तो ये डायरेक्ट याद होता है, ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की ये वैल्यू होती है, ठीक है, ये आपको डायरेक्ट याद करना है, ये डेरिवेशन नहीं करनी होगी हमें, ये बस मैंने आपको बता दिया डेरिवेशन करके कि ऐसे रिजल्ट आता है। अब हमें क्या करना है, K1 और K2 की वैल्यू रखनी है, तो वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो K1 की वैल्यू क्या है, √2me अपॉन एच कट स्क्वायर माइनस √2m अपॉन एच कट स्क्वायर E माइनस V नॉट, ठीक है, अपॉन में यही √2me अपॉन एच कट स्क्वायर प्लस √2m अपॉन एच कट स्क्वायर E माइनस V नॉट, और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं 2me अपॉन एच कट स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन निकाल लेता हूँ, यहाँ से भी कॉमन निकाल लेता हूँ, यहाँ से भी कॉमन निकाल लेता हूँ, यहाँ से भी कॉमन निकाल लेता हूँ। चारों जगह से जब मैंने कॉमन निकाला तो देखो मेरे पास R क्या आ गया, ये क्या है, √2me अपॉन एच कट स्क्वायर अपॉन √2me अपॉन एच कट स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ये पूरा का पूरा कॉमन आके बाहर आ गया और ये कैंसिल हो गया। तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1 माइनस √E माइनस V नॉट अपॉन ई अपॉन में 1 प्लस √E माइनस V नॉट अपॉन ई। इसकी शक्ल अगर थोड़ी और अच्छी करके लिखना चाहते हो, ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो, ये E क्या है, इधर दोनों साइड डिवाइड में कर दो, तो ये क्या है 1 माइनस √1 माइनस V नॉट अपॉन ई, ठीक है, अपॉन 1 प्लस ये होल स्क्वायर तो साथ में है ही, 1 प्लस √1 माइनस V नॉट अपॉन ई, ठीक है। लेकिन आपको ये याद नहीं करना, आपको याद सिर्फ ये करना है, यहाँ से आप यहाँ तक आराम से पहुँच सकते हो, एक स्टेप का काम है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, ये जो K1 और K2 है ये जब आप लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप यहाँ से यहाँ बस एक स्टेप में जा सकते हो। तो ये याद मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे, ये बस मैंने आपको बता दिया कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकालेंगे। तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के लिए क्या करते हैं, फिर से वही दो इक्वेशन लेते हैं जो ऊपर लिखी थी, इसको तो आप पॉज करके नोट करो, मैं ये इक्वेशन देखता हूँ। इस बार बी एलिमिनेट कर रहा है ना, सी और ए चाहिए, ठीक है। अब क्या करो, ये दो इक्वेशन तो देखो ध्यान रखना, इसमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो आयोटा के से, ठीक है, और इसको प्लस कर दो सेकंड इक्वेशन में, तो क्या बचेगा हमारे पास, तो हमारे पास बचेगा 2 आयोटा K1 A, ठीक है, इज इक्वल टू आयोटा K1 प्लस
K2C। तो यहाँ से हमारे पास C/A की क्या वैल्यू आ गई, C/A की वैल्यू आ गई 2, आयोटा से आयोटा कैंसिल, K1 में K1 प्लस K2। अब इसको अगर ट्रांसमिशन कोफिशिएंट में लिखना हो तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या थी, C² और मल्टीप्लाई बाय K2/K1। तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा 4K1 K2 में K1 प्लस K2, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर, K1 प्लस K2 और इसका होल स्क्वायर। ये ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, ठीक है। अब हमें फिर से वही करना है, K1 और K2 की जगह पुट कर देना है जो इनके ओरिजिनल वैल्यूज़ है। देखो K1 की वैल्यू क्या है, ये है कुछ 4√2me/h² मल्टीप्लाई बाय √2me - v0/h², ठीक है। यहाँ पर क्या है, √2me/h² प्लस √2me v0/h², और इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से 2me/h² कॉमन लो, यहाँ से भी कॉमन लो, बाहर निकल के क्या बन जाएगा, उसका होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई में है, एक 2me/h² है ही, और यहाँ से भी एक कॉमन निकाल लो, तो ये भी 2me/h² का होल स्क्वायर बन जाएगा और दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम टू सेम जैसे पिछली बार किया था, ठीक है। तो बचेगा क्या, 4 × √e - v0/e, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस √e - v0/e। ये ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आ गया और इसका होल स्क्वायर भी है। तो पिछली बार तो हमने किया था, अब देखो इससे जो पिछला केस था उसमें हमने क्या कहा था, उसमें हमने कहा था कि अगर V0 टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाए तो ये जितनी भी एनर्जी की वेव आ रही है वो सारी की सारी क्या है, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो उस टाइम क्या है, उस पर्टिकुलर केस में R = 1 हो जाएगा, T = 0 हो जाएगा। अदरवाइज क्या होता है, R अप्रॉक्सीमेटली 1 होता है और T अप्रॉक्सीमेटली 0 होता है, ठीक है। तो वहाँ पर ट्रांसमिशन 0 हो रहा था V इनफाइनाइट करके। इसी तरह का कुछ अब हम यहाँ करेंगे। यहाँ हम क्या कहेंगे, एक केस लेते हैं, इफ़ ये जो एनर्जी है ये वेरी 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 ग्रेटर देन V0 हो जाए, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, K1 = K2 हो जाएगा। अब K1 = K2 हो जाएगा तो देखो तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या थी, ये देखो याद ही रहनी चाहिए, मैं अलग से लिख देता हूँ। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है वो है K1 - K2/K1 + K2 का होल स्क्वायर, और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है 4K1 K2 में K1 + K2 का होल स्क्वायर। और यहाँ से आप ये भी वेरीफाई कर सकते हो R + T = 1, ठीक है। ये होएगा, यहाँ पर करके देख लेना चाहो तो अगर मैंने कह दिया E वेरी वेरी ग्रेटर देन V0 तो K1 = K2 हो जाएगा, ठीक है। वो आप यहाँ से देख सकते हो, E अगर वेरी वेरी ग्रेटर देन V0 हो गया तो E - V0, ठीक है। तो यहाँ क्या है, E - V0 अप्रॉक्सीमेटली = E हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम आ जाएगी। K1 और K2 की वैल्यू में ये चेक कर लेना। तो यहाँ से क्या है, हमारा R 0 हो जाएगा और T क्या हो जाएगा, R अप्रॉक्सीमेट 0, एग्जैक्टली नहीं होता, अप्रॉक्सीमेटली 0, और T क्या हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 1। तो ये केस है यहाँ पर। तो ये हमारे दोनों हो गए। अब यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना, टेक्निकली हमने किया क्या है, यहाँ पर इंसिडेंट तो पता ही है, ये पता होना चाहिए बस आपको कि psi2 क्या है। psi1 तो वही रहेगा दोनों केस में। एक बार अगर आपने psi2 निकाल लिया तो उसके बाद रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आपको इंटेंसिटी के तौर पर भी पता होनी चाहिए, ठीक है। और उनकी जो दूसरी थी, ये वाले,
ये भी पता होनी चाहिए, ठीक है। डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए, यही क्वेश्चंस में काम आएगी। तो अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल कर लेते हैं समझने के लिए। देखो अब हम एग्जाम्पल तो कर रहे हैं, लेकिन एक बार एग्जाम्पल करने से पहले आप जो चीज़ें लिखवाई है उसको एक बार ढंग से पढ़ लो, एक बार अपने हाथ से लिख के देख लो, रिजल्ट हाथ से लिख लो, पढ़ पूरा लो अच्छे तरीके से, ठीक है, समझ लो। कोई डाउट है तो वहाँ पर फिर रिवाइज कर लेना। अब इन एग्जाम्पल में सबसे पहले क्या करो, आप खुद इनको ट्राई करो लिखने की, ठीक है। कोई भी मैं एग्जाम्पल शो करता हूँ तो आप पहले उसको खुद को सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो। तो अब सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। अब ये क्या कह रहा है, आपको एक पोटेंशियल दिया हुआ है x<0, मतलब ये वाला पोटेंशियल है ना आपके पास, ये पोटेंशियल है आपके पास। इफ़ E इज़ 4 टाइम्स दैट ऑफ V0, ठीक है, मतलब पार्टिकल की जो एनर्जी है वो 4 टाइम्स दी हुई है V0 से। फाइंड R&T, R&T मतलब रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट फाइंड करना है। देखो अब ये कौन सा केस है, E इज़ 4 टाइम V0, इसका मतलब एनर्जी इज़ ग्रेटर देन V0, ये वाला केस है, ठीक है। अब एनर्जी अगर ग्रेटर देन V0 है तो वहाँ पर हमारा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, वो होता है K1 माइनस K2 का होल स्क्वायर अपॉन K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ याद होनी चाहिए हमें। यहाँ पर K1 K2 की वैल्यू लिख सकता हूँ, ये होती है 2me अपॉन एच कट स्क्वायर, और K2 होता है हमारे पास 2me माइनस वी अपॉन एच कट स्क्वायर, ठीक है। तो आपको पता है जब हम कॉमन वगैरह लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस V0 अपॉन ई, ठीक है। E माइनस V0 अपॉन ई आप इस तरह भी याद रख सकते हो, अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस V0 अपॉन ई, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब हमें दिया हुआ है E है उसकी वैल्यू 4 टाइम्स V के, ठीक है। तो ये जो V0 है इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, 4 ही लिख देते हैं। ओ सॉरी, E की वैल्यू 4V लिखनी है, ठीक है, V अपॉन 4V, और यहाँ पर भी V अपॉन 4V, ठीक है। तो ये V से V कैंसिल हो गया, V से V कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, ये बचा 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन 4, तो 3 अपॉन 4, और 1 प्लस 3 अपॉन 4 और इसका होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे ये कुछ आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। ऑप्शंस में अगर फर्दर सॉल्व किया हुआ, मतलब ऑप्शन अगर फर्दर सॉल्व हो तो कैलकुलेटर से कर लेना बाकी, ठीक है। हमने यहाँ तक कर दिया। फिर बात करते हैं ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या था, 4K1 K2 अपॉन में K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया 4 इंटू 1 माइनस V0 अपॉन ई, ठीक है, अपॉन ये था हमारे पास क्या था, 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस V0 अपॉन ई, ठीक है। अब ई को हम 4V लिख देते हैं, यहाँ भी 4V और 4V, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 4 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस इसका होल स्क्वायर है अंडर रूट 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये कट के 2 रूट 3 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, अपॉन में 4 आएगा, ये 2 बाहर तो ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये कुछ 8 रूट 3 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। इसको आप नोट कर लो पॉज करके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, इसको पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो पॉज करके। ये क्या कह रहा है,
हमें पोटेंशियल दिया हुआ है E प्लस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। और हमें और ये पोटेंशियल किस तरह का है, ये वाला स्टेप पोटेंशियल है, सेम टू सेम। अब ये पूछ रहा है देन रेशियो ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल एट डिस्टेंस x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू 2a रिस्पेक्टिवली। तो ये कुछ x इज इक्वल टू 0 पर कह रहा है, बाउंड्री है, और यहाँ से ये पोटेंशियल स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये मान लो x इज इक्वल टू a है और ये x इज इक्वल टू 2a है, 2a। तो इन दोनों पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल, इसका रेशियो पूछ रहा है। अब इसका रेशियो क्या होएगा, तो हमें पता है ये कौन सी कंडीशन है, इसने दिया हुआ है वी नोट इज इक्वल टू एनर्जी प्लस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m। इसका मतलब जो पोटेंशियल है वो एनर्जी से ज़्यादा है, तो कौन सी कंडीशन है, वी नोट ग्रेटर देन ई वाली, ठीक है। वी नोट ग्रेटर देन ई मतलब है कि हमारे पास एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन जाएगा यहाँ पर, ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन। अब वो एक्सपोनेंशियल डिकेइंग फंक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है इज इक्वल टू हमारे पास कुछ डी स्क्वायर, कुछ भी कॉन्स्टेंट लिख देना इसको, ई टू द पावर -2 और एक अंडर रूट इधर 2m अपॉन एच कट स्क्वायर और वी नोड माइनस ई, ठीक है। और यहाँ पर आ जाता है x, ये होती है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर k होता है, k की वैल्यू लिख दी, चलो k ही लिख देता हूँ, एक बार अलग से सॉल्व कर लेंगे। -2k2x, ठीक है, ये था हमारे पास। अब देखो, अब k2 क्या होएगा, k2 की वैल्यू होती है हमारे पास एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, और v बड़ा है तो v नोड माइनस ई। अब v नोड की वैल्यू क्या है, v नोड की वैल्यू है e प्लस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m माइनस ई, ठीक है। तो ये e से e कैंसिल हो जाएगा, 2m अपॉन एच कट स्क्वायर होता है, सॉरी, ठीक है। अब e से e कैंसिल हो गया, एच कट स्क्वायर m से एच कट स्क्वायर m गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 1। इसका मतलब हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, अब मैं p ऑफ a अपॉन p ऑफ 2a लिख देता हूँ। ये क्या है, ये है e टू द पावर -2, x की वैल्यू क्या है a, अपॉन e टू द पावर -2, x की वैल्यू क्या है 2a। क्यों, क्योंकि k तो अपना क्या हो गया, 1 हो गया, सारा कुछ कट कट आ गया। तो यहाँ पर क्या आएगा, e टू द पावर 4a माइनस 2a, तो ये आ गया e टू द पावर 2a, ठीक है। यहाँ पर जो भी कांस्टेंट था वो तो कैंसिल हो गया, ये हमारा आंसर। मैंने स्पेस कम दी है ना क्वेश्चंस में, चलो कोई नहीं, समझ गए होगे ना होपफुली तुम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, ये वाला। ठीक है, अब मैं सॉल्व करता हूँ इसको। अब हमें क्या दिया है, e लेस देन वी नोट, फाइंड साई इन रीजन x लेस देन 0, ठीक है। अब जिन जिन लोगों ने ये कर लिया वो आंसर मैच करना। एक गलती होती है जो यहाँ पर लोग करते हैं, वो ये कि इस बार पोटेंशियल कैसा है, इस बार पोटेंशियल है ये वाला, ठीक है। x ग्रेटर देन 0 में कुछ भी नहीं है, फ्री पार्टिकल है, और s लेस देन इक्वल टू 0 में ये वी नोट है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, वी नोट है, ठीक है। अब ये बोल रहा है फाइंड साई इन रीजन x लेस देन 0। इसका मतलब किस रीजन में पता करना है हमें, जब पार्टिकल ऐसे ट्रेवल कर रहा हो, x लेस देन 0 इस रीजन में, ठीक है। अब हमें पता है सॉल्व करने की यहाँ पर जरूरत ही नहीं है। साई क्या होता है, a e टू द पावर माइनस ये कुछ kx, ठीक है, ओ सॉरी e टू द प्लस kx और b e टू द पावर माइनस kx, ठीक है। अब k की वैल्यू क्या है वो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। अब मेन ये देखो कि इन दोनों में से कौन सी टर्म सर्वाइव करेगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिमिट लगाएंगे। लिमिट क्या है हमारे पास, x टेंड्स टू, कौन सी लिमिट है, अब ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, पोटेंशियल तो माइनस इन्फिनिटी में है, x टेंड टू माइनस इन्फिनिटी, साई क्या हो जाना चाहिए 0, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी में ये पहली टर्म देखो, ये पहली टर्म तो 0 हो जाएगी, ठीक है, ये खत्म हो जाएगी, बचेगी क्या, सिर्फ ये टर्म। अब ये टर्म बचेगी तो b e टू द पावर माइनस kx शुड बी 0। इसका मतलब क्या हुआ,
इससे हमें क्या पता लगा कि b इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये टर्म क्या हो गई, एलिमिनेट। तो बचा क्या हमारे पास, साई इज इक्वल टू ए ई टू द पावर के एक्स, ठीक है। ये हमारा आंसर। तो ये बस एक छोटी सी ट्रिक थी कि इसने इस बार उल्टा कर दिया। उल्टा कर दिया तो हमें क्या है, लिमिट ये वाली लगानी पड़ेगी पोटेंशियल की। बाउंड्री की लिमिट क्या है अब ये, ठीक है, नोट कर लो इसको। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो पॉज करके। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा रख दिया ट्रिक के लिए तुम्हारे लिए, कि जो पुराना पढ़ के नहीं आते उनको अकल आएगी थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन करके। अब हमें देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, वेव फंक्शन दिया हुआ है और पोटेंशियल पूछा है। तो वेव फंक्शन दिया हुआ है और पोटेंशियल पूछा है, तो कैसे निकालते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज़ करके। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ई टू द आयोटा ए एक्स प्लस बी, ठीक है, प्लस वी शाय इज इक्वल टू ई शाय। इसको अगर हम 2 बार डेरिवेट करेंगे तो बाहर क्या आएगा, बाहर आएगा हमारे पास माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m और आयोटा ए का होल स्क्वायर, ठीक है, और बच जाएगा क्या, शाय प्लस वी शाय इज इक्वल टू ई शाय। अब देखो वेव फंक्शन शाय से शाय कैंसिल हो गया, तो पोटेंशियल क्या बचा। अब देखो आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या बचा हमारे पास, ऐसा कुछ बच गया, एच कट स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर प्लस वी इज इक्वल टू ई, ठीक है। अब मैं इसको अगर उधर भी ले जाऊं तो यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है। वी क्या आ गया, वी आ गया ई माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर। क्या है ये, कांस्टेंट, एक्स पर डिपेंड ही नहीं कर रहा कहीं पर किसी भी तरीके से, ठीक है। तो ये क्या बचा, कांस्टेंट, ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन हो उसमें अप्रोच क्या लगानी है। ऐसे नहीं है आगे वाले टॉपिक पढ़ लिए पिछले वाले टॉपिक भूल गए, पढ़ते रहना, लगातार रिवाइज करते रहना। मैंने काफ़ी एग्जाम्पल करवाए हैं, तो आप सेम टू सेम थ्योरी और एग्जाम्पल्स को रिवाइज करोगे तो भी काफ़ी होएगा आपको कंसेप्ट क्लियर होने के लिए, मतलब अप्रोच क्या लेनी है क्वेश्चन की। तो इसके लिए तो एग्जाम्पल हमने काफ़ी कर लिए। अब देखो, अब एक क्वेश्चन है, पार्टिकल है, मास एम एनर्जी का, इन ए स्टेप पोटेंशियल पूछा है, कौन से ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। इसको ट्राई करो पॉज करके। अब देखो ए ऑप्शन क्या कह रहा है, अगर ई ग्रेटर देन वी है, ठीक है, ए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। उसने क्या कहा, ई ग्रेटर देन वी है तो टी इज इक्वल टू 1 होगा, गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, टी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 होएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत क्या है, टनलिंग हो जाएगी, तो ये गलत है। उसके बाद हम बी ट्राई करते हैं। बी ने क्या कहा है, ई लेस देन वी है तो आर इज इक्वल टू 1 होएगा, ठीक है। लेकिन ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि सबसे पहले तो आर की कुछ वैल्यू होएगी, और आर 0 की भी अप्रॉक्सीमेटली कब होएगा, सॉरी आर 1 के अप्रॉक्सीमेटली भी कब होएगा, जब हमारा वी होगा वो टेंड्स टू करेगा इन्फिनिटी, और आर इज इक्वल टू 0 कब होएगा, जब वी एग्जैक्टली इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी गलत है ऑप्शन। अब हम बात करते हैं सी ऑप्शन की। यहाँ पर भी टी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 ज़रूरी नहीं है, टी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 भी कब होएगा, जब हमारा एनर्जी वेरी 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 ग्रेटर देन जब वी होएगा, तब हमारा टी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 आता है। इस ऑप्शन का भी ध्यान रखना, ठीक है। कंडीशंस आपको बताई हुई है, कॉमन सेंस भी लगा सकते हो, डायग्राम बना लो और देख लो कि एनर्जी ज़्यादा है पार्टिकल की, मतलब लगभग पास हो जाएगा, एनर्जी कम है पार्टिकल की तो रिफ्लेक्ट बैक मार जाएगा, थोड़े बहुत टनलिंग हो जाएगी। तो ये सारी कंडीशंस कराई हुई है, इसको ढंग से पढ़ के याद रखना। सी ऑप्शन में कह रहा है फॉर ई लेस देन वी नॉट, ठीक है। ई लेस देन वी नॉट मतलब रिफ्लेक्शन केस, थोड़ी बहुत टनलिंग हो जाएगी। इफ़ वी इज़ डबल, अगर पोटेंशियल डबल कर दे, देन प्रोबेबिलिटी इज़ हाफ इनसाइड पोटेंशियल। मतलब पोटेंशियल के अंदर ये क्या कह रहा है, ये केस ले रखा है ये वाला,
कि एनर्जी क्या है, लेस देन वी है। एनर्जी लेस देन वी है तो क्या कर देगा, सारा का सारा रिफ्लेक्ट, और यहाँ पर क्या होएगी, टनलिंग। अब जब यहाँ पर टनलिंग होएगी तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, डी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2 K2 x, ठीक है। और K2 की वैल्यू क्या है, 2x, तो यहाँ पर रख देता हूँ। K2 की वैल्यू है सम कांस्टेंट, हमें मतलब नहीं है, और v माइनस ई, ऐसा कुछ। अब ये क्या कह रहा है कि अगर v डबल हो गया, अगर ये v डबल हो गया, देन प्रोबेबिलिटी इज हाफ इनसाइड पोटेंशियल, तो बिल्कुल नहीं। प्रोबेबिलिटी हाफ कब होती, v डबल करने से, जब हमारा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये होता ऐसे। लेकिन यहाँ पर क्या है, e टू दी पावर माइनस वी माइनस ई, ऐसा कुछ है, e टू दी पावर प्लस, ठीक है, माइनस तो नीचे ले गया ना, तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा फैक्टर, मेरे को तो दिख नहीं रहा। इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। अब लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है, समझो इस चीज़ को। P2 अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये होता तो जैसे ही v डबल हुआ P हाफ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, e टू दी पावर v माइनस ई, तो v डबल होएगा तो फैक्टर कुछ और ही होएगा यहाँ पर, ठीक है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत है। अब डी ऑप्शन चेक करते हैं लास्ट। अब डी ऑप्शन क्या कह रहा है, सेम केस है, e लेस देन v वाला, यही वाला केस। t चेंजेस मोर विद डिस्टेंस देन पोटेंशियल, यही ले लो ना, फॉर्मूला लिखा हुआ है। टी मतलब क्या है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। ट्रांसमिशन क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ट्रांसमिशन हो रही है, तो ये सिमिलर ही है लगभग इसके, ठीक है। जो चीज़ ट्रांसमिट हो रही है वो प्रोबेबिलिटी तो हो रही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल इन सेकंड वो क्या है, e टू दी पावर माइनस 2x अंडर रूट वी माइनस ई। अब ये कह रहा है कि x को चेंज करने पर प्रोबेबिलिटी में ज़्यादा चेंज आएगा बजाय v के, जो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। x को डबल कर दोगे प्रोबेबिलिटी में बहुत चेंज आएगा, x को हाफ कर दोगे तो भी बहुत चेंज आएगा। लेकिन पहली बात तो v को डबल किया या हाफ किया, पहले तो एक फैक्टर e माइनस हो रहा है, और इस फैक्टर को भी अगर भूल जाएं तो अंडर रूट वी है, तो चेंज क्या है, कम हो जाएगा इससे, ठीक है। इसमें जो चेंज लाओगे तो उसका अंडर रूट हो जाएगा, जैसे इसमें मान लो v में मैं 5 का चेंज ले आया, ठीक है, डेल्टा v इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, हमारे पास अंडर रूट डेल्टा v है, तो अंडर रूट डेल्टा v की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, इसका मतलब चेंज कम हुआ। लेकिन यहीं में अगर डेल्टा x इज इक्वल टू 5 रखूँ, चेंज इन x, तो यहाँ पर क्या है, ये ज़्यादा चेंज देगा क्योंकि एग्जैक्टली 5 है, और यहाँ पर क्या है, अंडर रूट v है। इसका मतलब डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट। ठीक है, एक तरह से इसको देख लो, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर माइनस 2x अंडर रूट v माइनस ई, तो v में चेंज लाने से इतना चेंज नहीं होगा, x में चेंज लाने से ज़्यादा चेंज आएगा। हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं इसमें लगभग सारे कंसेप्ट कवर हो रहे हैं, इसके अलावा कोई नया कंसेप्ट नहीं बनेगा, मतलब क्वेश्चन में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी दे दे वो अलग बात है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, इसमें काफ़ी सारे पार्ट है। ये एक पोटेंशियल होता है जो एक रेक्टेंगुलर पोटेंशियल होता है। अब इस रेक्टेंगुलर पोटेंशियल को हम अलग से नहीं पढ़ेंगे, यहीं पर सारा समेट देंगे, जितने भी क्वेश्चन है इसी के अंदर, ठीक है। ये स्टेप पोटेंशियल जैसा ही है, बस 2 बार स्टेप पोटेंशियल चेंज हो गया। तो देखो एक पार्टिकल था, मास m एनर्जी का, इसको आप एक बार सॉल्व करो पढ़ के, जितना भी सॉल्व कर सकते हो, इतना ही है, ठीक है। ये इसमें देखो सबसे पहले तो एक पहला क्वेश्चन पूछा है इसने, ठीक है, पहले क्वेश्चन के ये 4 ऑप्शन, उसके बाद इसका एक और क्वेश्चन है, ये सॉल्व करना है, फिर इसके बी है जिसके 4 ऑप्शन है, और फिर सी को सॉल्व करना है। काफ़ी क्वेश्चन है मतलब इसके अंदर तो इसको आप सॉल्व करो। देखो अब ये कह रहा है फॉर ई लेस देन वी नोट, ई लेस देन वी नोट का मतलब क्या है, एक्सपोनेंशियली डिके कर जाएगा पोटेंशियल में जाते ही। एक्स लेस देन 0 साई इज, एक्स लेस देन 0, ये एक्स इज इक्वल टू 0 था, ये 0 टू एल दे रखा है ना, लेंथ है इसकी, तो एक्स लेस देन 0 मतलब यहाँ पर क्या, ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स क्या है, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग नहीं होगा, 0 नहीं होगा, रियल नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स, ये आंसर सही हो जाएगा। सिंपल था। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टनलिंग थ्रू पोटेंशियल।
अब प्रोबेबिलिटी ऑफ टनलिंग थ्रू पोटेंशियल इतनी देर से हम लिखते ही आ रहे हैं, वापस लिख देता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा दो भले, e⁻², ठीक है। और यहाँ पर क्या है, K2 मतलब क्या है, ये वाला, और x ये होता है। अब ये बात करें टनलिंग थ्रू पोटेंशियल, मतलब पूरा पोटेंशियल पार कर जे, पूरा पोटेंशियल पार कर जे, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी L, ठीक है। और हमारा K2 क्या है, K2 हमें पता ही है 2m/h² और v-e, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं करना था, बस x इज इक्वल टू L लिखना था। पूरा पार करने का मतलब इसको L लेंथ को कवर कर लिया इसने। अब देखो, अब थोड़ा सॉल्व करने वाला मसला है, क्वेश्चन यही है, इसी में कंटिन्यू है, इसी के सारे क्वेश्चन। अब इसने कह दिया कि जो इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है वो S नोड है, ठीक है। R और T क्या है अपने, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट पता ही है आपको। तो करेक्ट ऑप्शंस, इनमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं बता दो। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है S नोड वैनिशेस इन क्लासिकली फॉरबिडन रीजन। तो हमें पता है क्लासिकली फॉरबिडन रीजन में क्वांटम टनलिंग तो हो जाती है, तो थोड़ा बहुत तो जाएगा इसके अंदर, ठीक है, बिल्कुल तो वैनिश नहीं होएगा, तो गलत है। S नोड इज कॉम्प्लेक्स इन पोटेंशियल फ्री रीजन, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे यही वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर हमने जो कॉम्प्लेक्स निकाला था, पोटेंशियल फ्री रीजन मतलब ये वाला रीजन हो गया x<0, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कॉम्प्लेक्स तो होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स क्या होता है हमारा, वेव फंक्शन कॉम्प्लेक्स होता है। इसने किस की बात करी है, इसने बात करी है S नोड की। S नोड क्या है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। तो सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालो। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या होता है, h/2im और साई स्टार डेल साई माइनस साई ऑफ डेल साई स्टार, ठीक है। साई कुछ भी आप कॉम्प्लेक्स ले लो, सिंपल ले लो, e⁻i⁴ जो यहाँ पर होएगा अभी, ठीक है। इसको लेके सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कुछ h/k/m और समथिंग कांस्टेंट की फॉर्म में आ जाएगा। ये सारा का सारा क्या आएगा, रियल, ठीक है। ये आपका एक तरह से होमवर्क मान लो कि आपका ये जो S नोड है, S नोड रियल आएगा। इसने ये नहीं पूछा कि वेव फंक्शन कॉम्प्लेक्स होएगा, नहीं, इसने कह दिया प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। अब कुछ लोग क्या है जल्दी जल्दी में ये देखते ही नहीं कि पूछा क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है, रियल होएगा, कॉम्प्लेक्स नहीं होएगा। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का मतलब ही वेलोसिटी होता है। अगर वेलोसिटी कॉम्प्लेक्स हो गई तो मतलब ही क्या बना, रियल लाइफ थिंग है एक वेलोसिटी, वो कभी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, वैसे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। जब वेव फंक्शन कॉम्प्लेक्स होता है तब हमारी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी रियल होती है। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी रियल होती है तभी वो रियल लाइफ में कोई ऑपरेटर या उसकी आइगन वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होती है, ठीक है। इसने कह दिया यही चीज़ कॉम्प्लेक्स हो गई, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ही कॉम्प्लेक्स हो गई, तो वो रियल लाइफ में तो सवाल पैदा ही नहीं होता कि वेलोसिटी बन जाएगी। तो ये ऑप्शन तो चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये मैंने होमवर्क सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दे दिया कि आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे। बड़ी ठंड हो रखी है, लिखा भी नहीं जा रहा। अब देखो, अब हमारा है नेक्स्ट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है कि फॉर x<0 S मतलब क्या हो गया यहाँ पर, टोटल प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, वो क्या है S नोड I+R, जहाँ पर I है आइडेंटिटी। तो अब एक बात देखो, ये जा रहा था, ये टकरा के वापस आ गया, तो x<0 में हमारे पास क्या क्या है, एक तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है इंसिडेंट की, प्लस प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है रिफ्लेक्शन की, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, S नोड प्लस SR, ठीक है। अब इसमें से एक काम करते हैं, इसने कुछ S नोड कॉमन लेके कुछ फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम भी क्या करते हैं, इस फॉर्म में बनाने के लिए S नोड कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्या आ गया, 1 का मतलब I यहाँ पर दिया हुआ है, I मतलब आइडेंटिटी है, प्लस SR/S नोड। अब SR क्या है, रिफ्लेक्शन की प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, और S नोड क्या है, इंसिडेंट की प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। तो ये क्या, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट बन गया,
तो ये एस नोड आई प्लस आर, ये क्या है हमारा आंसर। ठीक है, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही, 1 नंबर। फोर्थ ऑप्शन की बात कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी करंट इज टी एस नोड फॉर एक्स ग्रेटर देन एल। अब समझो ये क्या है, एक्स ग्रेटर देन एल कहाँ से आ गया, ये 0, ये एल। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि कुछ प्रोबेबिलिटी है यहाँ से पूरा का पूरा मतलब टनल करके बाहर निकलने की। अब टनल करके जो भी बाहर निकला उसकी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी मान लो है एस टी। ठीक है, ये क्या है, ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। तो ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी एस टी लिख लिया हमने एक बार इसको। अब हमें क्या है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट लिखना है। वो क्या होता है, वो होता है एस टी अपॉन एस नोट। तो यहाँ पर एस टी क्या आ गया, टी एस नोट। ये क्या है हमारा आंसर, टी एस नोट। ये ऑप्शन भी क्या है, सही। तो हमारे पास 2 ऑप्शन सही आ गए एक तरह से। ठीक है, इस चीज़ को नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे हमारे, ये वाला। इस चीज़ को करने की ट्राई करो पहले तो क्वेश्चन को पॉज करके। अब मैं सॉल्व करता हूँ। ये क्या कह रहा है, फाइंड रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इंसिडेंट वेव इन टर्म्स ऑफ टी। रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव की। अब वैसे तो क्या होता है, ए ई टू द पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स। ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट वेव है, ये रिफ्लेक्टेड वेव है। ठीक है, इसने क्या है, एम्पलीट्यूड, ए इसका एम्पलीट्यूड है, बी इसका एम्पलीट्यूड है। तो इसने क्या कहा है कि बी अपॉन ए की वैल्यू बताओ इन टर्म्स ऑफ टी। ठीक है, हालांकि इतना भी करने की ज़रूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट भी इसको बी अपॉन ए लिख सकते थे, ये चीज़ हमें पता ही है। ठीक है, जो मर्जी नाम दे दो, बी अपॉन ए तो मैंने नाम दिया है। आप इसको एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्शन अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ ये क्या है, इंसिडेंट, ये भी लिख सकते हो। अब ये होता क्या है, ये होता है हमारा आर, सीधा सीधा होता है। और ये भी नहीं होता, इसका स्क्वायर होता है आर तो क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है। हमसे इसने क्या पूछा है, ए आर अपॉन ए आई पूछा है। अब इसका स्क्वायर ये होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ए आर अपॉन ए आई क्या हो गया, वो हो गया अंडर रूट आर। लेकिन इसने तो इसको टी की टर्म्स में पूछा है, ट्रांसमिशन की टर्म्स में। तो हमें एक इक्वेशन पता है, बड़ी फेमस इक्वेशन है। वो इक्वेशन क्या है, आर प्लस टी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस टी। तो ये वैल्यू बस यहाँ पर पुट कर दो। तो ए आर अपॉन ए आई क्या आ गया हमारे पास, जिसको मैं बी अपॉन ए भी कह सकता हूँ, वो आ गया हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस टी। ठीक है, ये आंसर। तो ये मैक्सिमम कंसेप्ट थे डिफरेंट टाइप के जिन पर क्वेश्चन बन सकता था। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन खास बनेगा। हो सकता है लेंथ ही हो जाए थोड़ा सा, लेकिन कंसेप्ट मेरे ख्याल से हमने सारे कवर कर लिए हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करना, और भी वीडियो देखना चाहते हो, हम धीरे धीरे सारा सिलेबस ही कंप्लीट करेंगे, क्रैश कोर्स भी बनाएंगे हायर एग्जाम्स के लिए, तो उसके लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।